स्वागत है, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। फटाफट तरीके से क्लास में आ जाएं। चलो बहुत बढ़िया हैरी, चलिए चलो 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 चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में आगे चलते हैं। और आज जो मेरे भाई आपका एक बहुत ही शानदार चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ना, आपके हिस्ट्री सेगमेंट का। किसका मेरे भाई? आपके मेरे भाई हिस्ट्री सेगमेंट का एक बहुत ही शानदार चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। और आज इसका और एक बेहतरीन सा टॉपिक हम आज कवर भी करने वाले हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मेरे भाई, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से मेरे भाई, ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहां से हर साल 8 नंबर कवर किया जाता है। यहां से हर साल 8 नंबर का क्वेश्चन आपका कवर किया जाता है, इसलिए चैप्टर आपके लिए मेरे भाई क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलो भैया राजी खुशी। भैया सभी को नमस्ते, सभी को हेलो, सभी को हाय, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है भैया, विजय 2026 है ना, विजय 2026 बेटा, ये वो बैच है मेरे भाई जो आपको क्या बनाता है, जो आपको बनाता है टॉपर। विजय 2026 ये वो बैच है जो आपके टॉपर बनने के सपने को मेरे भाई क्या करता है, साकार करता है, एक मूर्त रूप प्रदान करता है। और अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया मेरे भाई, तो आप निश्चित तौर पर अपने नाम के आगे टॉपर लगवा लेंगे। और टॉपर कौन मेरे भाई? स्टेट टॉपर। क्या मेरे भाई? स्टेट टॉपर। जब आपकी रैंक लगेगी स्टेट में, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, तब जो आप एकदम चौड़े होकर के बात करेंगे बेटा, तो वो आपको देने वाला एकमात्र उत्तर प्रदेश का बैच है विजय बैच। ठीक है, विजय बैच। क्लियर मेरे भाई? चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत शानदार। क्यों आपको विजय बैच लेना चाहिए? क्यों आखिर मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं कि आपको विजय बैच लेना चाहिए? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही, आपको एक बहुत ही शानदार सी यात्रा पर लेकर के चल रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अपना अपना बैग बांध चुके होंगे, खाने पीने का सामान रख लेना और मेरे साथ एक शानदार सी यात्रा पर निकलो। मैं आप लोग को आज यूरोप का टूर कराने वाला हूं। मैं अपने सारे प्यारे प्यारे जो बालक हैं इनको बेटा यूरोप का टूर कराने वाला हूं। मेरे साथ चलिए और यूरोप का एक शानदार ट्रिप लगा के आते हैं। हाँ, हम लोग कहां तक जाएंगे? हम यूरोप का टूर करेंगे बेटा और फ्रांस तक पहुंचेंगे। कहां तक मेरे भाई? हम लोग फ्रांस तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर फ्रांस कौन से कॉन्टिनेंट में है। ठीक है मेरे भाई, फ्रांस आपका कौन से कॉन्टिनेंट में, ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहां मेरे भाई आपको फ्रांस मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? मेरी बात अगर आपके मन तक पहुंच रही हो तो मुझे एक बार सारे बच्चे थंब भेजते चलेंगे, है ना। सारे बच्चे मुझे थंब भेजते चलेंगे कि सर जी मामला क्लियर हो रहा है ना, मामला क्लियर हो रहा है। मनु कुमार वर्मा, नैनो से मारे धाए धाए, है ना। चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मैंने कहा है कि आपको मेरे साथ यात्रा पर निकलना है। कहाँ? यूरोप में। चलिए हम यूरोप की यात्रा पर निकलते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, उसके पहले आपको यह जानना होगा कि आखिरकार राष्ट्र किसे कहते हैं। उसके पहले इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए कि आखिर राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या होता है। भाई राष्ट्रवाद एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिरकार राष्ट्र क्या है। हम आखिर राष्ट्रवाद की बात ही क्यों कर रहे हैं, पहले पता चले राष्ट्र क्या है मेरे भाई। तो याद रखिएगा, एक महोदय हुए थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रेनन, है ना। इन्होंने मेरे भाई क्या किया था, इन्होंने राष्ट्र की एक परिभाषा दी थी। अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग इन्होंने राष्ट्र की एक परिभाषा दी है ना। ये कहते हैं कि अगर किसी स्थान पर, है ना, समान नस्ल, है ना, लिंग, ठीक है, भाषा, संस्कृति, विचारधारा, अगर इन सबका समावेश हो जाए, है ना, इन सबका समावेश हो जाए, तो वो जिसका निर्माण करेंगे मेरे भाई, वो क्या होगा? वो आपका नेशन होगा, वो आपका राष्ट्र होगा। ये इनकी एक परिभाषा है। ये इनकी परिभाषा है कि अगर किसी स्थान विशेष पर कोई समान नस्ल के, लिंग के, भाषा के, संस्कृति के, विचारधारा के लोग आपस में मिलेंगे और वो जिस समाज का निर्माण करेंगे मेरे भाई, वो क्या कहलाएगा? वो आपका राष्ट्र कहलाएगा, है ना। वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका राष्ट्र कहलाएगा। अच्छा, अब ये जो राष्ट्र होगा, इसमें जो लोग निवास करेंगे, इसमें मेरे भाई जो लोग निवास करेंगे वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? वो अपने देश के प्रति क्या होंगे? सचेत होंगे, समर्पित होंगे, उससे प्यार करेंगे। अर्थात राष्ट्रवाद की विचारधारा किससे ओतप्रोत होती है मेरे भाई? देश प्रेम से ओतप्रोत होती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्या मेरी बात आपके कानों तक पहुंची, है ना। मतलब जो आपका राष्ट्रवाद है उसका सीधा तात्पर्य क्या होता है? देश प्रेम। राष्ट्रवाद का सीधा तात्पर्य क्या होता है? देश प्रेम होता है, और कोई मतलब ही नहीं है ना। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम। देश मतलब वो भूखंड जहां पर आप रहते हैं, जहां की नागरिकता आपको मिली हुई है, जहां पर आप ग्रो करते हैं, अपने आप का विकास करते हैं, अपने समाज का विकास करते हैं, वो आपका राष्ट्र है। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान आपका राष्ट्र है। मातृभूमि के प्रति आपका प्रेम क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। क्लियर? मामला क्लियर है? मामला क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान सुनेंगे। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली। अब मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान सुनिए। आइए अपनी बात को सुनने का प्रयास करते हैं। चलिए
अब हम लोग मेरे भाई क्या बोले थे, हमने बोला कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद मैंने बोला राष्ट्रवाद कुछ और नहीं मेरे भाई, देश प्रेम है। राष्ट्रवाद और कुछ नहीं है, राष्ट्रवाद का सीधा मतलब होता है देश प्रेम। क्लियर है? चलिए अब हमें जहां पर पढ़ना है वो हमसे बातचीत कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहां पर हुआ। तो याद रखिएगा यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है या यूरोप में राष्ट्रवाद की जो पहली स्वतंत्र अभिव्यक्ति बेटा वो कहां से आई थी मेरे भाई, वो आपकी आई थी फ्रांसीसी क्रांति से। वो मेरे भाई आई थी कहां से, वो आई थी आपकी फ्रांसीसी क्रांति से। मामला क्लियर है? आप लोगों ने क्लास 9 में फ्रांसीसी क्रांति को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहां पढ़ेंगे। लेकिन एक मोटा मोटा आपको मामला पता चल गया होगा कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति थी क्या, क्यों हुई थी, इसके क्या मायने थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से मेरे भाई क्या निकला था, राष्ट्रवाद की स्वतंत्र अभिव्यक्ति निकली थी। फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की स्वतंत्र अभिव्यक्ति निकली थी। ठीक है, या आप कह सकते हैं प्रथम परिकल्पना निकली थी, प्रथम परिकल्पना निकली थी। ठीक है, ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब आपके मन में क्या ये क्वेश्चन नहीं उठा है कि आखिर सर जी फ्रांस में ही क्यों, वाई फ्रांस? क्या आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं उठा कि सर जी वाई फ्रांस, ऐसा क्या था फ्रांस में कि वहां पर राष्ट्रवाद की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो रही है, क्या था ऐसा, क्या था ऐसा? क्या ये जेन्युइन क्वेश्चन आपके मन में नहीं उठ रहा है? और नहीं उठ रहा है तो बेटा उठना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ने का अपना एक पैरामीटर होता है। अगर उस पैरामीटर पे आप नहीं चल पाएंगे तो आप कभी भी हिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। सोचेंगे यार हिस्ट्री यार बोरिंग है, लेकिन नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में घटनाएं रिपीट होती है। मैंने शायद कई बार बोला है, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके होंगे, मैंने हर बार बोला है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है, बस आप लिंक कर जाए कि कौन सी बात कब दोहराई जा रही है। समझे? अब समझिए क्यों वाई फ्रांस। तो इसका सीधा आंसर होगा जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जिस समय की यह घटना हो रही है उस समय फ्रांस में एक राजतंत्र है। फ्रांस में क्या है मेरे भाई, फ्रांस में एक राजतंत्र है, अर्थात मोनार्क सिस्टम है। मतलब राजा का बिटवा राजा बनेगा, अर्थात यहां पर राजा है, यहां पर राजा है। समझे? अब अगर राजा होगा तो निश्चित बात है मेरे भाई वहां पर कभी भी नागरिक अधिकार नहीं होंगे। याद रखिएगा, वहां पर कभी भी नागरिक अधिकार नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो राजतंत्र होता है मेरे भाई, वहां पर जो सारी मलाई होती है वो राजा खा जाता है, वो राजा खा जाता है और किसी को मिलता ही नहीं है। समझे? और किसी को मिलता ही नहीं, सबको राजा खा जाता है। एक बात, अब आपके मन में सेकंड क्वेश्चन उठना चाहिए सर जी कि आप तो हमसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वहां पर राजतंत्र है, इससे आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझसे प्रश्न करिए कि सर जी आप मुझे जो राजतंत्र कह रहे हैं इसका मतलब बताइए, राजतंत्र क्यों? कुछ और भी तो हो सकता था, है ना? कुछ और भी तो हो सकता था, हो सकता था ना, बिल्कुल हो सकता था। अब मैं कहता हूं क्यों। अब मैंने आपसे बोला कि फ्रांस में राजतंत्र है, अर्थात राजतंत्र एक शासन करने की पद्धति है। अब यहां पर आप लोग आइए शासन पद्धति पर, यहां पर आप सब आइए किस पे, यहां सब मेरे भाई आप लोग आइए शासन पद्धति पर। अब मेरे हिसाब से शासन पद्धति से आप समझ जाएंगे, है ना? शासन पद्धति से आप लोग समझ जाएंगे कि शासन करने की क्या होती है मेरे भाई, शासन करने की मेरे भाई क्या होती है, शासन करने की मेरे भाई होती है 3 पद्धति, है ना, जो आप लोगों को पढ़नी है। शासन करने की मेरे भाई 3 पद्धति होती है, इस बात को याद रखिएगा। पहली पद्धति मेरे भाई होती है आपकी क्या, राजतंत्र। ठीक है, दूसरी होती है मेरे भाई आपकी लोकतंत्र। ठीक है, तीसरी होती है मेरे भाई आपकी तानाशाही। आप विश्व का कोई भी देश उठा लीजिए, या तो वहां पर बेटा कोई राजा शासन के सर्वोच्च स्थान पर होगा, या वहां पर कोई जनता का प्रतिनिधि होगा वो सर्वोच्च स्थान पर होगा, या फिर वहां कोई तानाशाही होगा वो सर्वोच्च स्थान पर होगा। आप दुनिया का कोई भी देश उठा लीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना? मतलब यहां पर क्या होगा, यहां होगा मेरे भाई राजा का शासन। बोलो हाँ या ना, बोलो राजी खुशी, समझ में आ गई बात? बोलो हाँ या ना, ठीक है ना? फिर मेरे लोकतंत्र, यहां मेरे भाई होगा क्या, जनता का शासन। यहां मेरे भाई क्या होगा, यहां मेरे भाई होगा जनता का शासन, मतलब जनता का जो प्रतिनिधि होगा वो यहां पर राज करेगा। ठीक है, फिर होता तानाशाही, है ना? यहां मेरे भाई तानाशाह होते हैं, है ना, जो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पूरी सरकार को मेंटेन करते हैं। क्लियर है? मामला क्लियर है? मामला क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई? ये जो मैंने अभी आप लोगों से सारी बातें बोली, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? क्या आप लोग शासन पद्धति समझ गए कितने प्रकार की होती है? क्या आपको पता चल गया कि फ्रांसीसी क्रांति आखिर क्यों चुना गया था, और आखिर फ्रांस को ही क्यों चुना गया था? इतनी बात क्लियर हो गई है? इतनी बात क्लियर होगी, मुझे सारे बच्चे थंब भेज देंगे, सारे बच्चे मुझे थंब भेज देंगे। जिसको प्रॉब्लम बताओ, कहां प्रॉब्लम बताओ, जिस व्यक्ति को या जिस बालक को समझ में नहीं आया उसको कहां दिक्कत आ रही, बताओ भैया, जिसको समझ में नहीं आया उसको कहां दिक्कत आ रही है, बताओ। बेटा तानाशाही का मतलब सीधा सीधा ही समझ लो कि एक व्यक्ति होगा जो तानाशाह होगा, डिक्टेटर होगा, है ना, अपने अकॉर्डिंग सरकार को वहां चलाएगा, वहां पर कोई चुनाव नहीं होंगे,
वो जैसा चाहेगा वैसे वहां पर पूरा पूरा काम चलेगा, जनता का शोषण करेगा, जनता के अधिकारों से उनको वंचित रखेगा, अपनी बात मनवाएगा। इस प्रकार के शासन को हम लोग क्या बोलते हैं? तानाशाही बोलते हैं। जैसे एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, वो जैसा चाहता था वहां की जनता वैसा ही करती थी। जैसे किम जोंग उत्तर कोरिया का तानाशाह है। ठीक है, क्लियर क्लियर। हाँ चलो, अब देखिए, अब मैंने बोला बेटा फ्रांस में क्या था? फ्रांस में मेरे भाई था क्या? राजतंत्र। फ्रांस में मेरे भाई क्या था? फ्रांस में मेरे भाई था क्या? राजतंत्र, है ना। अच्छा, यहां का राजा कौन था मेरे भाई? यहां का राजा था लुई 16। यहां का राजा मेरे भाई क्या था? यहां का राजा था लुई 16। जिस समय फ्रांस में क्रांति हो रही है 1789 में, उस समय वहां का राजा कौन है? वहां का राजा लुई 16 है। अब ये क्या मेरे भाई? ये एक निरंकुश राजा है। ये मेरे भाई क्या है? ये एक निरंकुश राजा है। ठीक है, ये एक निरंकुश राजा है। इसका मतलब इस पर किसी का अंकुश नहीं है। और ये क्या कर रहा है मेरे भाई? ये जनता का शोषण कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है मेरे भाई? ये जनता का शोषण कर रहा है। ठीक है, जब जनता का शोषण हद से ज्यादा हो जाता है, जब जनता का शोषण हद से ज्यादा हो गया तो उन्होंने क्या की? जनता ने की मेरे भाई क्रांति। जनता ने क्या की मेरे भाई? जनता ने की क्रांति। ठीक है, और जनता की ये क्रांति किसके विरोध में थी? जनता की ये क्रांति विरोध में थी किसके? राजतंत्र के। और जनता को क्या चाहिए था? जनता को चाहिए था मेरे भाई क्या? लोकतंत्र या प्रजातंत्र। जनता को चाहिए था लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जनता किसके विरोध में आंदोलन कर रही है या क्रांति कर रही है? राजतंत्र के विरोध में कर रही है। और किसकी मांग कर रही है? मांग कर रही प्रजातंत्र की। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली, सिस्टम है जहां पर क्या होता है? जहां पर जनता के अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है, अर्थात वहां पर जनता का अधिकार होता है। बोलो भैया, बूझे कि नहीं? वहां पर जनता का अधिकार होता है। ठीक है, शोषण मतलब होता है कि आपके अधिकारों को कोई शोषित कर ले, आपके पास कोई अधिकार ना हो, ना आप समानता के साथ कहीं रह सके, ना आप स्वतंत्रता से कहीं जा सके, है ना। आपके ऊपर किसी दूसरे का अंकुश हो, वो कहे खड़े हो जाओ तुम खड़े हो गए, वो कहे बैठ जाए तुम बैठ जाए, इसे बोलते हैं वो आपका शोषण कर रहा है, आपको आपके अधिकार से वंचित कर रहा है। बोलो क्लियर है? बेटा यूरोप एक महाद्वीप है, बेटा यूरोप एक महाद्वीप है। बेटा मैं साइड हट जा रहा हूं, मैं साइड हट जा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर भैया? देखो प्रजातंत्र में क्या होता है? प्रजातंत्र में जनता का शासन होता है ना। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, इसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में होता है एक राजा है, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। जैसे आपने सुना होगा मुगल डायनेस्टी, बाबर, उसके बाद हुमायूं उसका बेटा, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब एंड सो ऑन, है ना। ये पूरी हायरार्की चल रही है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? क्लियर है? देखो प्रजातंत्र में और राजतंत्र में एक सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि राजतंत्र में राजा का शासन होता है जो कि निरंकुश हो सकता है, प्रजातंत्र में जनता का शासन हो सकता है मेरे भाई जो कि निरंकुश नहीं हो सकता है। इतना मान लीजिए, ठीक है, इतना मानिए, फिर हम जब आप आगे मिलेंगे तो और इस पर चर्चा करेंगे। काय परेशान हो यार, काय परेशान हो भाई इस पे? ठीक है, ठीक है, चलो चलो इतनी बात समझ गए? इतना समझे कि फ्रांस में क्या हो रहा है मेरे भाई? फ्रांस में क्रांति हो रही है, और जिस समय फ्रांस में क्रांति हो रही है उस समय उसका राजा कौन है? लुई 16 है। ये एक निरंकुश राजा था, क्या करता था? जनता का शोषण करता था, है ना। जब जनता इससे ऊब गई, जब जनता इससे परेशान हो गई तो उसने क्या की? उसने क्रांति की, उसने क्रांति की। और क्रांति किसके विरोध में थी मेरे भाई? क्रांति विरोध में थी किसके? राजतंत्र के, है ना। जब राजतंत्र के विरोध में थी तो वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी प्रजातंत्र या लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के अधिकारों की रक्षा की जाती है, जनता के अधिकारों की रक्षा की जाती है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई मेरे भाई? ये आपका हिस्ट्री सेगमेंट का चैप्टर नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और मैं उसका पहला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र का विचार क्या होता है। अब मैं बता रहा हूं कि इसका उद्भव कहां से हुआ था। तो मैंने बोला इसका उद्भव आपकी फ्रांस की क्रांति से हुआ था। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति जो डेट है वो आपको भली भांति पता होगी, 14 जुलाई 1789। आप क्लास 9 में पढ़ करके आए होंगे। ठीक है, बोलो ठीक है भाई। ये कौन हो? अभिषेक यादव जी। मैंने आपको भी अब देखिए, जो मैंने बात आपसे बोली है वो देखिए यहां लिखी होगी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। क्या थी भाई? स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। अब देखो मैंने क्या बोला? फ्रांसीसी क्रांति एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति थी या प्रथम परिकल्पना थी। बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। क्लियर मेरे भाई? चलिए अब क्या होता है मेरे भाई? इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन हुआ करता था, एक निरंकुश राजा का शासन हुआ करता था। और देखिए मैंने ये बात यहां पर लिखी हुई है कि उस राजतंत्र में लुई 16 नाम का एक निरंकुश राजा था। ठीक है, एक बात और याद रख लो बेटा, ये बुर्बो वंश का था,
लुई 16 मेरे भाई बुर्बो वंश से बिलोंग करता था। इसको अंग्रेजी में बर्बन डायनेस्टी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बुर्बो वंश, अंग्रेजी में कहते हैं बर्बन डायनेस्टी। क्लियर है? जैसे कोई आपसे पूछे कि अकबर किस वंश का था, तो आप बोलेंगे अकबर मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करता था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का था, तो आप बोलेंगे वो खिलजी वंश का था। ठीक है, ऐसे बताओ भाई, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आपके सामने बेटा एक ये फोर्ट है, आपके सामने एक किला दिख रहा है। क्या सारे बच्चों को किला दिख रहा है? क्या सारे बालकों को किला दिख रहा है? दिख रहा है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि आखिर किला इसका नाम क्या है? ये किला आखिर इसका नाम क्या है? हाँ चलो, इसको बोलते हैं फोर्ट ऑफ बेस्टाइल, या हिंदी में कहते हैं बास्तील का किला। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, मुझे बताना, आपने क्लास 9 में पढ़ा कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता आगे बढ़ती है और बास्तील के किले पर हमला कर देती है ना। ये देखिए, सब फ्रांस की जनता है जिसने बास्तील किले पर हमला कर दिया। अब मुझे कोई बच्चा आंसर कर दे कि आखिर बास्तील ही क्यों? आखिर फ्रांस में हमला करना था तो बास्तील के किले पर ही क्यों हमला किया? भाई पेरिस जा सकते थे, वहां पर हमला कर सकते थे, जहां पर लुई 16 रहता था वहां हमला कर सकते थे। पहला हमला उन्होंने बास्तील पे क्यों किया? क्या कोई बच्चा मुझे आंसर कर पाएगा? क्या कोई बच्चा मुझे आंसर कर पाएगा? बताओ क्या? देखो, जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो तो कर देंगे, जो नए वाला के बताए मुझे। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, सबसे बड़ी बात याद रखना, क्योंकि ये जो बास्तील का किला था ना मेरे भाई, ये क्या था बेटा? ये राजा की निरंकुशता का प्रतीक था। ये मेरे भाई राजा की निरंकुशता का प्रतीक था। अब आपके मन में फिर ख्याल आएगा, सर जी क्या कह रहे हैं आप, ये क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं, हमको क्लियर बताइए, है ना। मन में विचार आना चाहिए आपके कि सर जी क्या बता रहे हैं। अब बता रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं बेटा। ये किला था, इस किले में अगर कोई भी नागरिक राजा से विद्रोह करता था, या राजा की बात नहीं मानता था, या उसके खिलाफ षड्यंत्र करता था, तो उसको पकड़ करके इसी किले में बंद कर देते थे, और फिर उस व्यक्ति को यहां पर यातनाएं दी जाती थी, उस व्यक्ति को यहां पर फांसी भी दी जाती थी। इसीलिए बेटा ये जो बास्तिल का किला था वो फ्रांस की जनता के लिए बड़ा घृणित था। आप कह सकते हैं कि वहां के लोग इससे बड़ा घृणा करते थे, इस किले से वहां के लोग बहुत ज्यादा घृणा करते थे, है ना। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले, जो फ्रांस की पूरी जनता थी, उसने सबसे पहले आक्रमण कहां किया मेरे भाई? इसी बास्तिल के किले पे किया। और जब उसने यहां पर हमला किया और जब उन्होंने इस किले को गिरा दिया, तो उन्होंने बोला कि हमने राजा की निरंकुशता को खत्म कर दिया, हमने राजा के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। मेरी बात क्लियर हो गई? मेरी बात क्लियर हो गई? मेरी बात क्लियर हो गई, है ना। ऐसे पढ़ना है हिस्ट्री यार, हमें रट्टा नहीं मारना है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हो गई और बास्तिल किले पे हमला हो गया। भाई क्यों? प्रश्न करो खुद से कि क्यों, आखिर क्यों? फोर्ट ऑफ बेस्टाइल क्यों? कुछ भी हो सकता था, क्यों यहां पर किया? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये राजा की निरंकुशता का प्रतीक था, और वहां की जनता क्या करती थी? इससे बहुत हेट करती थी, बहुत घृणा करती थी। समझे? क्लियर है ना। कोई अगर आपसे पूछे आप राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, तो मन में प्रश्न लाइए कि राष्ट्रवाद क्यों पढ़े भाई हम? होता क्या है राष्ट्रवाद? राष्ट्र क्या होता है? जब ऐसे पढ़ेंगे ना तब मजा आएगा। दुनिया में पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, किताब भी पढ़ाती है, पर मैं समझ नहीं आता कि एनसीईआरटी हमसे कहना क्या चाहती है। एनसीईआरटी चीखती है, वो आपसे चीख चीख के कह रही है कि सिर्फ ये मत पढ़ो कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, बल्कि ये पढ़ो कि इस दिन होना क्या था और क्यों हुआ, है ना। एनसीईआरटी आपसे चीख के बोलती है, चिल्लाती है वो आपसे, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? हट आगे बढ़ो, है ना, ऐसे पेज पलट देते होंगे। ऐसे नहीं करना है, समझे? ऐसे नहीं करना है। अगर वो आपसे पूछा रही, आपको पुकार रही है, जैसे मान लो एक लड़का है तनुज कुमार, अब तनुज किताब खोल लिया, पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, पर रट्टा मार रहा है, किताब चिल्ला रही तनुज रुको रुको रुको, होल्ड ऑन यार, समझो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर तनुज रुक जाएगा तो वे ये सारे कॉन्सेप्ट उसको जीवन भर के लिए याद हो जाएंगे कि क्यों हुआ। और लेकिन अगर आगे बढ़ जाएगा तो काम खत्म, है ना। किताबें बोलती हैं, किताबें हमसे बात करती हैं, और ये मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं कि किताबें हमसे बात करती हैं, बस हम उनकी बातें सुन लें, है ना, बस उनसे बातें सुन लें। क्लियर भैया? चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत 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 बढ़िया। चलिए अब देखिए, सारी बातें फ्रांसीसी क्रांति निकलती है, इसकी शुरुआत 1789 को हुई, है ना, और डेट याद रखिएगा 14 जुलाई, है ना। डेट याद रखिए भाई, क्या? 14 जुलाई 1789 को, है ना। मध्यम वर्ग द्वारा शुरू किया गया विद्रोह ने उच्च वर्गों को हिलाकर रख दिया, है ना। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बिरादरी और समानता के विचारों को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आप लोगों ने बेटा कई बार शब्द सुने होंगे, है ना, समानता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वालिटी, है ना। स्वतंत्रता, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडम, है ना। और नागरिक अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल राइट्स।
ठीक है, ये सब कुछ देने वाला कौन था मेरे भाई? ये सब कुछ विश्व पटल को देने वाला कौन था मेरे भाई? फ्रांसीसी क्रांति थी, है ना। फ्रांसीसी क्रांति ने इस विश्व पटल को क्या दिया है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और उसके साथ साथ सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार, है ना, नागरिक अधिकार। ठीक है, क्लियर है भाई? अमन कह रहे हैं हैरी कौन है? बताऊंगा, लंबी स्टोरी है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्टाइल, है ना, जिसको हम लोग बेस्टाइल भी कहते हैं, किले की जेल को तोड़कर प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, प्रारंभ हो गई थी। क्लियर भाई? क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो, जो बास्टिल का किला था वो लोगों की घृणा का केंद्र था। देखो हाईलाइट करो इस वाले पॉइंट को, है ना, इस वाले पॉइंट को मेरे भाई क्या कर लो, हाईलाइट कर दो। क्या था मेरे भाई? जो बास्टिल का किला था मेरे भाई वो क्या था? लोगों की घृणा का केंद्र था, है ना, लोगों की घृणा का बेटा वो केंद्र था, क्योंकि ये सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का भाई ये प्रतीक था। इसलिए मैंने आपसे वाली बात बोली, इसलिए मैंने आपसे वाली बात बोली कि आखिर बेस्टाइल ही क्यों, फोर्ट ऑफ बेस्टाइल ही क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा ये राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, है ना। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को मेरे भाई क्या कर दिया? उन्होंने रिहा करवा दिया था। और यही से क्या होता है मेरे भाई? यहीं से फ्रांसीसी क्रांति का बिगुल फूक जाता है ना। यही से क्या होता है मेरे भाई? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है ना। फ्रांसीसी क्रांति की बेटा क्या होती है? शुरुआत होती है। बोलो मामला क्लियर है? बोलो मामला क्लियर है? बेटा ये सब आपका नोट्स ही तो है, ये सब आपका नोट्स है मेरे भाई, जितना मैं आपको दे रहा हूं ये सब आपका नोट्स ही है। पहला टॉपिक डालना फ्रांसीसी क्रांति और राज का विचार। मैंने जो जो चीजें यहां पर लिखी हुई है वो सब आपको वहां पर मेंशन करना है, वो सब आपको यहां पर मेंशन करना है। ठीक है, मामला क्लियर है? चलो अब देखो अब देखो बेटा, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से ये प्रारंभ होता है। तो जब आप अपनी किताब खोलेंगे ना एनसीईआरटी की क्लास 10 की, तो उसमें आपको एक चित्र मिलेगा। पता नहीं वो चित्र मैं अभी लाया हूं कि लाया हूं, आई डोंट नो वो है कि नहीं है, मेरे ख्याल से अभी नहीं है, मैं आपको फिर दिखा दूंगा, है ना। चित्र होना चाहिए वाला, पता नहीं है कि नहीं है, नहीं अभी तो नहीं दिख रहा है बेटा। वो एक चित्र मिलेगा आपको, आपको मेरे भाई एक चित्र मिलेगा। ठीक है, उसको बनाया किसने? फ्रेडरिक सोरो ने बनाया है। आप लोग अपनी किताब खोलिएगा, आपको दिखेगा, आपको दिखेगा बहुत से लोग क्या हो रहे हैं, लाइन से आगे आगे जा रहे हैं, है ना। और वहां पर आपको स्वतंत्रता की देवी मिलेंगी जो कि क्या कर रही है? जो कि खड़ी हुई है। ऊपर आपको दिखेंगे सारे एंजल्स और ईसा मसीह जो कि लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं ना। और लोग क्या बेटा, लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, लोग क्या भाई, लोग आगे आगे ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, देखा नहीं देखा आप लोगों ने? अपनी किताब खोलिए, अपनी किताब खोलिए, शायद पहले पेज में आपको ये चित्र दिखाई देगा, आपको पहले पेज में आपको ये चित्र दिखाई देगा, दिखा है ना। अब देखो उसमें क्या है, उसमें बेटा एक प्रतिमा है, उसमें मान लो बेटा एक ऐसी प्रतिमा है। ठीक है, इस प्रतिमा को धीमे धीमे क्या हो रहा है, सारे लोग पार कर रहे हैं। अब जो वहां पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं बेटा, वो क्या है? वो राष्ट्र का प्रतीक है, वो किसी ना किसी राष्ट्र को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही वो इस प्रतिमा को पार करेंगे, ये प्रतिमा मेरे भाई किसकी? ये प्रतिमा आपकी स्वतंत्रता की प्रतिमा है, ये प्रतिमा मेरे भाई आपकी किसी स्वतंत्रता की प्रतिमा है। इसका मतलब वो इस प्रतिमा को पार करके कहां आ रहे हैं मेरे भाई? लोकतंत्र में आ रहे हैं, है ना। वो लोकतंत्र में आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? राजतंत्र को तोड़ रहे हैं, राजतंत्र मेरे भाई क्या कर रहे हैं? उसका त्याग कर रहे हैं। ठीक है, उस चित्र का मतलब समझो कि जो फ्रेडरिक सॉर्यू है उसने वो चित्र क्यों बनाया? उसने वो चित्र इसलिए बनाया कि लोग धीमे धीमे क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे वहां पर राष्ट्रवाद का विचार फैल रहा है, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि हमें अपने लिए राष्ट्र का निर्माण करना है, हमें किसी राजा के अंडर में रहकर के नहीं जीवन जीना है, वैसे वैसे वो लोग क्या कर रहे हैं? राजतंत्र को छोड़ रहे हैं और लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। समझे? राजतंत्र का वो त्याग कर रहे हैं और लोकतंत्र की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं, और स्वतंत्रता की प्रतिमा को वो लोग क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, है ना। फिर जितने एंजल सब उसको क्या करें? आशीर्वाद दे रहे हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, वही बात बेटा। देखो फ्रेडरिक सॉर्यू ने लोकतांत्रिक से बनी दुनिया का एक उनका सपना और सामाजिक गणराज्य की उन्होंने स्थापना करने का विचार दिया था। ठीक है, अब क्या होता है? अब जो राष्ट्रवाद बेटा ये एक शक्ति के रूप में, है ना, एक पावर के रूप में क्या होता है? धीमे धीमे फैलता है। शुरुआत इसकी फ्रांस में होती है, फिर फ्रांस से निकल के बेटा ये आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में पहुंचता है, इटली में, जर्मनी में, है ना, हंगरी में, ऐसे ऐसे पूरे पूरे यूरोप में ये फैलता दिखता है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास किया जाता है। इस राष्ट्रवाद के विचार में किसकी व्यवस्था की जाएगी? राष्ट्र राज्य की व्यवस्था की जाएगी। और राष्ट्र राज्य कौन बनाएगा? जनता बनाएगी। फिर मेरी बात सुनो, फिर मेरी बात सुनो, राष्ट्रवाद के विकास का 3 चरण है ना। फ्रेडरिक सॉर्यू महोदय एक चित्र बनाते हैं और दुनिया को बताते हैं कैसे उन्होंने राजतंत्र को छोड़ा और लोकतंत्र तक उन्होंने हाथ बढ़ाया। एक बात ये क्या होता है? राष्ट्रवाद मेरे भाई एक शक्ति के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ती है और धीमे धीमे इसका प्रसार होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सब जगह हो गया, बहुत टाइम लगा इसको, शताब्दियां बीत गई तब जाके लोगों को राष्ट्रवाद मिला। ठीक है, फिर ये जो राष्ट्रवाद है ये एक राष्ट्र राज्य की विचारधारा है, एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा है ना। इसमें क्या होगा? इसमें एक राष्ट्र होगा जो जनता के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा भाई? जनता के द्वारा, है ना। जनता ही उस राष्ट्र की सर्वसर्वा होगी, कोई राजा नहीं होगा, जनता ही होगी। ठीक है, कोई राजा नहीं होगा, जनता ही होगी। बेटा विचारधारा बोलते हैं यार, एक फिलॉसफी होती है। ठीक है, अब इसकी जो पहली व्यक्ति थी वो कहां से स्टार्ट हुई? वो स्टार्ट हुई मेरे भाई फ्रांस की क्रांति से। पहले व्यक्ति मतलब पहला विस्फोट कहां हुआ?
पहला विस्फोट हुआ मेरे भाई कहां से? फ्रांस से। पहला विस्फोट कहां से हुआ? फ्रांस से हुआ। ठीक है, अब जैसे एक बात समझ लो, जैसे मान लो तुम लोग स्कूल जाओ, स्कूल में तुम लोगों ने कोई गलती कर दी हो, अब पूरे क्लास में क्या होना है, सबको पनिशमेंट मिलनी है, पूरे क्लास में सबको पनिशमेंट मिलनी है ना, सबको पता है मुझे पनिशमेंट मिलेंगी, पर धीमे धीमे मिलेंगी, ऐसा नहीं सबको टीचर एक साथ मारेगा, अलग अलग मारेगा। अब मान लो एक एक, एक लड़का पढ़ रहा है, उसका नाम है राहुल, राहुल को उन्होंने बुलाया और पहले मारा, बस वही बात है, पहले व्यक्ति कहां से हुई है? फ्रांस से हुई है। जैसे राहुल नाम का लड़का, उसको सबसे पहले मार पड़ी, वैसे ही राष्ट्रवाद की जो पहले व्यक्ति कहां से स्टार्ट हुई? फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट हुई, फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट हुई। क्या बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे में बताओ, अगर मेरी बात क्लियर है तो मुझे अपना सारे बच्चे दिल भेज देंगे, ऐसे लाल कलर का दिल निकालो और मुझे भेज दो, ऐसे ऐसे लाल कलर का दिल निकालो, मुझे भेज दो सारे बच्चे, तब मैं समझूंगा मेरी बात समझ में आ गई, तब मैं समझूंगा मेरी सारी बातें आपके मस्तिष्क तक पहुंच गई है। यार आज तो पहली क्लास है, सब बताऊंगा, धैर्य रखो। सोशल साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले बेटा धैर्य होना चाहिए, है ना। सोशल साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके मन में क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। धैर्य नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा, समझे। जिनका दिल सफेद है या जिनका दिल काला है वो तत्काल प्रभाव से जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे, दिक्कत है मेरे भाई, समझे, दिक्कत है। जिनका भी काला दिल है ना। अच्छा यशी भी आई है क्या? तो आप यशी हैं, क्या बात है, स्वागत है बालक। चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की सारी बात क्लियर है? यहां तक की सारी बात क्लियर है? कल्याण हो वाला, कल्याण हो। अबे मैं उसका पाठ कर रहा हूं क्या यार, कि सर एक बार और एक बार और हद है भाई। चलो यहां की बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते समय जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तब आपको 3 दौर से गुजरना पड़ेगा। आपको 3 मेजर चीजें पता होनी चाहिए, है ना, जो हम आगे डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में, ठीक है। ये 3 ऐसी मेजर चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बेटा फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि ये वही पहला स्टेप है जहां से राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है। ये मान लो पहला स्टेप है, ये मेरे भाई पहला स्टेप है जहां से राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है और धीमे धीमे पूरे यूरोप में वो फैलता है, ठीक है। दूसरा है आपका नागरिक संहिता, ये नेपोलियन का कोड है, ये नेपोलियन की नागरिक संहिता है। हम लोग जब आगे बढ़ रहे होंगे तब इसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट था, कहां मेरे भाई? यूरोप में। ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरे भाई, कहां पर? यूरोप में। और यूरोप में जैसे ही आता है मेरे भाई, वहां पर सभी को जो स्पेशल राइट दिए जाते हैं। आप सबने पढ़ा होगा जब लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे होंगे कि फ्रांस का समाज 3 भागों में डिवाइड था, एस्टेट 1, एस्टेट 2, एस्टेट 3। और आप में से सबको ये बात जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो जान लो कि प्रथम 2 स्टेट, एस्टेट 1 और एस्टेट 2 को बेटा कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे, है ना, दिए गए थे, नहीं दिए गए थे। एस्टेट 3 को कोई भी स्पेशल राइट्स नहीं था। पर जैसे ही नेपोलियन की नागरिक संहिता आती है, वो पूरी तरीके से क्या करता है? विशेषाधिकार को समाप्त कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था किसके? यूरोप के इतिहास में, जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर तीसरा क्या मेरे भाई? तीसरा है वियना की संधि। जिस समय 1815, इस ईयर को याद रखना मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध। इसी युद्ध में बेटा क्या होता है? नेपोलियन हारता है और फिर से जो यूरोप का पूरा पूरा समाज था वो परिवर्तित हो जाता है। कैसे? वापस से इसी दौर में वो घूमने लगता है ना। इतिहास हमेशा से अपने आप को रिपीट करता चला जाता है। सोचो पहले स्पेशल राइट्स थे, वापस उसको हटाया जाता है, फिर से पुनः उसकी वापसी कराई जाती है या कोशिश की जाती है। तो इसलिए मैंने कहा इतिहास का जो घटनाक्रम है वो आपको बिल्कुल दोहराते हुए मिलेगा कि पहले ये घटना हो चुकी थी, बाद में फिर आगे हमको देखने को मिली है, ठीक है। तो ये तीनों आप हम बिल्कुल इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जब हम चैप्टर को आगे पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, एक एक चीज को फाइंड आउट करेंगे, एक एक चीज को देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे, फिर नेपोलियन संहिता पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? वियना की संधि, है ना, जो कि कहां होती है? वियना में होती है, ठीक है, ठीक है। बेटा आपकी सर आपके पीछे इतना आसानी क्या कह रही हो रेशी? बेटा बुक आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक है क्लास 10, उसको जाके परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अबे भैया सब मिल जाएगा चाचा, सब मिल जाएगा, काहे परेशान हो तुम चाचा? बेटा तुम यशी कुछ कह रही थी? अच्छा सब कुछ याद है तुम्हें, क्या बात है, बहुत बढ़िया हरी। तुम्हारा मेरे भाई कमेंट फिर से मिस हो गया है, गड़बड़ है मामला, गड़बड़ है मेरा, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। अब देखिए मेरे भाई ये आपके कुछ क्वेश्चन है किसके?